तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीर जिसमें भारत के 5 युवक ईरान में बंधक बने हुए हैं। इनमें छपरा का प्रणव भी शामिल है और इन युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये लोग नौकरी पाने ईरान गए थे, लेकिन वहां ड्रग्स तस्करी के झूठे केस में उन्हें फंसा दिया गया। ईरान की कोर्ट ने उन्हें बरी भी कर दिया, लेकिन कागजात नहीं मिलने से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है, जिससे परिजन भी परेशान हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत शाह मीनपुरे है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तामिशवलन, उम्र 30 साल का हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मंदार मिलिंद वर्लीकर है, मैं 26 साल का हूँ और मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नवीन सिंह है, मैं 27 साल का हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव कुमार है, मैं 22 साल का हूँ, मैं बिहार से हूँ। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये वीडियो मैं हमारे वतन वापसी के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं चबहार से बना रहा हूँ जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में है। भारत के ये 5 युवक नौकरी करने के लिए ईरान गए थे। इनमें छपरा का रहने वाला प्रणव कुमार भी शामिल है, जो गरखा प्रखंड का रहने वाला है। ये सभी युवा एक एजेंट के जरिए खाड़ी देश पहुंचे थे पैसा कमाने, लेकिन कुछ दिन बाद ही ड्रग्स केस के झूठे केस में सभी 5 युवाओं को जेल भेज दिया गया। सभी ने वहां की कोर्ट में अपनी दलील दी और बेगुनाह भी साबित हुए, लेकिन कागजात नहीं मिलने की वजह से अब तक वतन वापसी का रास्ता साफ नहीं हुआ। लिहाजा इन युवाओं ने केंद्र सरकार से रिहाई की अपील की है। पासपोर्ट है ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो सर हम सबके जान को यहाँ पे खतरा है सर, कुछ भी हो सकता है सर हम लोग के साथ। बिकॉज जब हम लोग को रिहा कर दिया गया सर, तब ईरान ऑफिशियल्स ने ना अपने एम्बेसी को कोई इन्फॉर्म किया, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दी, ना उन्हें कोई सूचना दी। सर हम लोग की हालत यहाँ पे बहुत बहुत खराब है। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर कि हम लोग की वतन वापसी कर दो। फरवरी 2019 में भारतीय एजेंट के जरिए मर्चेंट नेवी की नौकरी करने दुबई जाने वाले इन युवाओं ने एजेंट को 5-5 लाख रुपए भी दिए थे, जैसे कि परिजन बताते हैं। लेकिन 21 फरवरी 2020 को इन 5 युवाओं को ड्रग स्मगलिंग के आरोप में ईरान जाने वाली शिप से गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 400 दिनों तक ये ईरान की चाबहार जेल में कैद रहे। इस साल 9 मार्च तो इन्हें चाबहार कोर्ट ने बेगुनाह मानते हुए रिहाई भी दिया, लेकिन अब तक ये जेल में ही कैद है। सारण के गरखा के जोड़नीपुर गांव के रहने वाले प्रणव की मां का बुरा हाल है। अनहोनी की आशंका से डरी ये मां सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। अभी आज फिर सुबह बात हुई थी, तो वही बोले हैं कि ईरानी का लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि जाकर वीजा पासपोर्ट कंपनी से ले जाओ। सरकार से मदद चाहते हैं सर कि हमें 5 बच्चे लोग हमारे यहाँ जाए। ईरान सरकार से मदद नहीं मिलने से मायूस इन युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम बनाए इस वीडियो के जरिए रिहाई की गुहार लगाई है। उम्मीद है खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन से लेकर राज्य और केंद्र सरकार भी हरकत में आएगी और 5 युवाओं की रिहाई का रास्ता साफ हो पाएगा। संतोष, न्यूज़ 18, छपरा। अब आपको झारखंड के एक होनहार खिलाड़ी की कहानी बताते हैं जो कभी प्रदेश स्तर पर खेलने के बावजूद आज मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है। क्यों मजदूरी करने को मजबूर हो गया है एक तीरंदाज, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। तीरंदाज दीपक के हाथों ने जलवे बिखेरने शुरू ही किए थे कि मजबूरी ने उनके पैरों में जरीरें बांधनी शुरू कर दी। कई सालों से संघर्ष कर झारखंड ओलंपिक में ब्रॉन्ज लाने वाले दीपक की आज स्थिति दयनीय है। हाल यह है कि रोजमर्रा के गुजारे के लिए उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तीर पकड़ने वाले हाथों में कुदाली थमा दी गई है। सर हम सरकार से तो यही मांग करेंगे कि सर हमको सुविधा दे सर, और हम झारखंड ही नहीं, हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा वो सपना है कि हम भी एक अपने देश के लिए किसी दिन खेलें और देश के लिए मेडल जीतें। पेट पालने के लिए सर रोजगार करना पड़ेगा। सर अब खेलें कि हम पेट पालें, मजदूरी करें, समझ में नहीं आता है।
बोकारो का रहने वाला दीपक अपने पिता की मौत के बाद मां के साथ रहता है। कभी तीरंदाजी में जलवे बिखेरकर झारखंड का नाम रोशन करने वाला दीपक आज बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मां घर से ही किराने की दुकान चलाकर 2 पैसे कमाती है, तो बेटा दीपक भी मां के हाथ बटाने के साथ ही चाय बेचता है। मां का सपना था कि बेटा झारखंड ओलंपिक में जिस तरह मेडल जीता, उसी तरह वो तरक्की की सीढ़ियों को चढ़े। लेकिन फिलहाल तो यह परिवार दाने दाने को मोहताज है। घर का स्थिति के कारण अभी काम पे जा रहे हैं। तबीयत खराब था मेरा बीच में, अब दुकान भी लॉकडाउन होने के कारण कोई उपाय नहीं हुआ इधर उधर से। सबकी बाहर में दुकान ज़्यादा इधर अगल बगल खोल दी, तो पहले जैसे दुकान नहीं चल रहा। बता दें कि खेल को लेकर बोकारो फाउंडेशन ट्रस्ट ने दीपक को गोद लिया था, लेकिन सिर्फ 1 महीने का खर्च देकर इसे बीच में ही छोड़ दिया गया। ये हाल तब है जब दीपक ने हमेशा से बोकारो के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में न्यूज 18 के जरिए दीपक और उसकी मां ने गुहार लगाई है ताकि इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे, नौकरी मिले ताकि आर्थिक हालत में सुधार हो। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। पटना से सटे मसौढ़ी में शादी हुई, लेकिन 7 फेरे लेने वाला दूल्हा विदाई के बाद बीच रास्ते में ही दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। लिहाजा लड़की वाले जब लड़के के घर पहुंचे तो मारपीट के साथ ही जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दो महिलाओं के बीच हाथापाई, मारपीट और ग्रामीणों का हो हल्ला। मसौढ़ी के धनरुआ में ये हाई वोल्टेज ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ शादी कर दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को बीच रास्ते छोड़कर फरार हो गया। जी हाँ, मामला प्रेम प्रसंग के साथ ही अपहरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तभी तो रेडबिघा गांव में यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और ग्रामीण तमाशबीन बने रहे। दरअसल प्रेम प्रसंग के आरोप में जब युवक को अगवा कर शादी कराई गई और फिर उसे प्रेमिका के साथ विदा किया गया, तभी बीच रास्ते में वो लड़की को छोड़कर फरार हो गया। नव विवाहिता को इस तरह से देखकर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बाद में प्रेमिका जब अपने प्रेमी के घर पहुंची तो घर वाले मारपीट पर उतारू हो गए। पिता का नाम ललन प्रसाद, लड़का के बाप का नाम है देवान प्रसाद है। 20 साल से हमको 20 साल से बात करते हैं। पीड़ित दुल्हन ने धनरुआ थाने जाकर अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बताया जाता है कि प्रेमी साहिल कुमार, जो रेडबिघा गांव का रहने वाला है, उसका संबंध खड़की चक्रमासी गांव की सरिता से 2 साल से चल रहा था और वो आए दिन लड़की से मिलने उसके घर जाया करता था। बीती रात भी जब साहिल सरिता के घर पहुंचा तो ग्रामीणों ने दोनों की शादी करवा दी, लेकिन विदाई के बाद साहिल ने जब सरिता को छोड़कर फरार हो गया तो उसका पीछा करते हुए इसके घर पहुंची सरिता का सामना लड़के वालों से हुआ और फिर इसे मारपीट कर अपने घर भगा दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पीड़िता के लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज 18 दानापुर। अगली तस्वीर सुपौल से है, जहां शादी से पहले वरमाला के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में दुल्हन ही जख्मी हो गई। उसे सहरसा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया गया है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन जश्न के माहौल में भंग जरूर पड़ गया। शादी समारोह की इस तस्वीर को गौर से देखिए। मंच पर वरमाला के लिए तैयार दूल्हा और दुल्हन, दोनों हाथों में वरमाला लिए खड़े हैं। सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में आयोजित समारोह में मंच से नीचे खड़ा एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए नजर आता है।
हर्ष फायरिंग के लिए पिस्टल को ऊपर करके दिखाया भी जा रहा है, लेकिन तभी अचानक फायरिंग होती है। और फिर दुल्हन नीचे गिर जाती है। कोई कुछ समझ पाता, अफरा तफरी मच गई। फौरन मंच से लड़की को उतारा गया और आनंद फानंद में उसे पड़ोसी जिले सहरसा के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। जख्मी लड़की के पैर में लगी गोली को ऑपरेशन कर डॉक्टर ने निकाल दिया है। लड़की की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन गोली किसने और क्यों चलाई, ये दुल्हन बनने वाली इस लड़की को नहीं मालूम। तो क्या हुआ? नहीं पता है। एक बार फिर देखी शादी से पहले की गई हर्ष फायरिंग की ये तस्वीर। आसमान में की जाने वाली फायरिंग की जगह दुल्हन की तरफ कैसे मुड़ गया और देखते ही देखते लड़की को गोली कैसे लग गई। ये एक गंभीर मसला है। क्या ये महज हर्ष फायरिंग की कोशिश थी या फिर किसी वारदात की साजिश? इस मामले पर कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई है, जिससे आरोपी पर कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। गोविंदपुर में आई बारात वर पक्ष दिलीप यादव की थी, लेकिन फायरिंग की वारदात से शादी समारोह के जश्न में भंग जरूर पड़ गया। कोरोना काल में वैसे तो बहुत सारी शादियां हुई, लेकिन विवाह की बेहद दिलचस्प और अनोखी तस्वीर गया से आई है। विष्णुपद मंदिर में 7 फेरे लेने से पहले दूल्हा और दुल्हन ने कोरोना की वैक्सीन ली। पहले वायरस के संक्रमण से बचाव का संकल्प लिया और फिर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। शादी में दूल्हे के पास तो उसकी होने वाली दुल्हन बैठा करती है, लेकिन ये क्या, दूल्हे राजा के बगल में तो हेल्थ वर्कर बैठी हैं, वो भी इंजेक्शन के साथ। जी, शादी से पहले क्या आपने कभी इस तरह की तस्वीर देखी है? नहीं ना। लेकिन गया के विष्णुपद में हुई इस अनोखी शादी की वैक्सीन वाली तस्वीर की इन दिनों हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। जहां शादी के मंडप पर जाने से पहले वर वधू ने कोरोना का टीका लगवाया, तभी 7 फेरे लिए। कोरोना से बचाव की वाकई ये अनोखी तस्वीर है, जो समाज को बड़ा संदेश दे रही है। दरअसल गया के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिराजपुर गांव के विकास कुमार की शादी रजौली की रहने वाली पूनम कुमारी से तय हुई थी। दोनों पक्ष के लोग गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर परिसर में बने विवाह मंडप में शादी समारोह आयोजित करने को तैयार हुए। सभी लोग मंदिर परिसर में बने विश्राम गृह में ठहरे। ठीक सामने विवाह मंडप पर शादी की रस्में चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे राजा विकास की नजर विश्राम गृह में चल रहे टीकाकरण अभियान पर पड़ी। विकास ने फौरन अपने एक साथी को मेडिकल टीम के पास भेजा। टीम के कर्मियों ने जब उससे पूछा कि क्या दूल्हे और दुल्हन ने कोरोना की वैक्सीन ली है, तो पता चला कि दूल्हे राजा और दुल्हन दोनों में से किसी ने भी कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। फिर क्या था, दोनों ही पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर में और फिर शादी के 7 फेरे लेने से पहले संक्रमण से बचाव का संकल्प लिया। बेहद खास बन चुकी इस शादी में आए लोगों ने नवविवाहिता जोड़े का तालियों से स्वागत किया। वैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसी जागरूकता यदि हर तरफ देखने को मिले तो इस महामारी का मुकाबला मजबूती से किया जा सकेगा। नए जीवन की शुरुआत करने वाले विकास और पूनम ने अपनी शादी के पहले कोरोना का टीका लेकर उन युवाओं को भी संदेश देने की कोशिश की है जो भविष्य में शादी करने वाले हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
और अब आपको मिलवाते हैं गोपालगंज के पैडमैन से। जी हां, कोरोना काल ने जब राकेश पटेल के प्रोफेसर की नौकरी छीन ली तो बेरोजगारी से नई प्रेरणा लेते हुए राकेश ने खुद आत्मनिर्भर बनने की ठानी और अपने ही इलाके में शुरू कर दी सैनिटरी नैपकिन बनाने की फैक्ट्री। आज राकेश अपने इलाके में मिसाल बन चुके हैं। करीब 3 साल पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी फिल्म पैडमैन। फिल्म के किरदार थे अक्षय कुमार। सामाजिक ताने बाने में सिमटी बॉलीवुड में इससे पहले कभी ऐसे मुद्दों को तरजीह नहीं दी गई थी, लेकिन ये फिल्म वाकई समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रही। तभी तो गोपालगंज के एक शख्स पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उसने लॉकडाउन के दौर में अपनी प्रोफेसर की नौकरी से अलग कुछ और करने की सोची और फिर अपने गृह क्षेत्र सिद्धवलिया में शुरू कर दी सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री। 7 डे हर एक महिलाएं और लड़कियां ये बहुत जो गंदा कपड़ा का यूज करती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, तो वो अनहाइजीनिक है। इसलिए मैं लो कॉस्ट का, चूंकि बाहर से जो पैड बन कर आता है स्टे फ्रीज पर, वो सब बहुत हाई कॉस्ट का रहता है, इसलिए मैं यहाँ बिहार में और गोपालगंज में ही मैं अपना लो कॉस्ट का, सबसे लो कॉस्ट का सैनिटरी पैड, और उससे जो मार्केट में जो है उससे 10 गुना क्वालिटी मेरा अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं, नेपाल से भी हमको आया है। अभी इसका सेल ज्यादा अच्छा है, डिमांड ज्यादा है इसकी? डिमांड अच्छा है, रेट कम होने की वजह से। रेट कम होने इसके। सिद्धवलिया के बतरदे गांव के रहने वाले राकेश पटेल की बहाली लॉकडाउन से पहले मगध यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर हुई थी, लेकिन कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होते ही वे बेरोजगार हो गए। लेकिन इस दौरान उनका संपर्क मध्य प्रदेश के अपने एक दोस्त से हुआ और फिर उसकी मदद से गोपालगंज में ही सैनिटरी पैड की फैक्ट्री का निर्माण कर डाला। आज प्रतिदिन यहां 2000 सैनिटरी पैड का निर्माण होता है, जो बेहद किफायती है। इस फैक्ट्री के शुरू होने से इलाके की महिलाओं और युवती को रोजगार भी मिल रहा है। जो महिला को इच्छा है यहाँ आने का, काम करने का, कर सकती है और सीख सकती है। इन का रोजगार भी मिलेगा और एक ये भी होगा कि हाँ पैडमैन है जो अच्छा है, सस्ता है, और बाहर से सब जो आ रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि अपने ही बिहार में गोपालगंज में ही सबको अपने हाथ से बना हुआ, घर पे बना हुआ सस्ते दाम में। हाँ। कोई सोचता है कि लड़की घर से बाहर ना निकले, अपना कोई काम ना करे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सीखने का एक अच्छा मौका मिलता है और ये एक नया एक्सपीरियंस में हम लोग के लिए, सारे मेंबर्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो गोपालगंज के पैडमैन के तौर पर मशहूर राकेश पटेल ने ऐसे युवाओं को कुछ बेहतर करने का बड़ा संदेश दिया है, जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए या फिर जिनकी नौकरियां चली गई। पटेल इंडस्ट्री में बनी नैपकिन की डिमांड बिहार के अलावा यूपी और नेपाल में भी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ये इसके जो डिमांड है काफी लो कॉस्ट होने की वजह से ज्यादा है, तो इस तरह से लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार युवक ने एक सफलता की मिसाल पेश की है और यहाँ पर अब दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के ग्रामीण पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। आसपास के कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, रास्ते विलीन हो चुके हैं, घर बाढ़ डूब चुके हैं। ऐसे में यातायात का एकमात्र जरिया नाव है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते लोग प्राइवेट नाव वालों की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। रास्ते पानी में डूब चुके हैं, घर बार पानी में डूब चुके हैं, खेत वृक्ष सभी जलमग्न हो चुके हैं। रास्तों पर पैदल चल पाना दूभर हो रहा है, क्योंकि बाढ़ ने ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। हर तरफ दिख रहा पानी का ये नजारा है समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड का, जहां पिछले 2 दिनों से बागमती नदी का जल स्तर स्थिर रहने के बावजूद लोगों को बाढ़ की विभीषिका का सामना लगातार करना पड़ रहा है।
यहाँ अगर यातायात का कोई साधन बचा है तो वो है केवल नाव, जिस पर सवार होकर न सिर्फ लोग दूसरे इलाकों तक पहुंचते हैं बल्कि नाव पर ही मोटरसाइकिल को भी ले जाते हैं। लेकिन सरकारी नाव उपलब्ध नहीं होने से निजी नाव चालकों की यहाँ चांदी हो रही है। दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, पानी रास्ता पर नाव रहे नहीं, प्राइवेट में नाव जाए अबै छै। 5 रुपया 10 रुपया दै छै, नाव वाला उतार दै छै। प्राइवेट नाव चल, सरकारी को नाव नहीं, एको नाव नहीं है। तो प्राइवेट नाव वालों की मनमानी के शिकार कल्याणपुर के ग्रामीण हो रहे हैं। ऐसी हालत में भी अगर सरकार और प्रशासन लोगों की ना सुने तो निराशा हाथ लगती है। ऐसे में ग्रामीणों की छोटी सी यही मांग है कि यहाँ सरकारी नावें चलवा दी जाए। यहाँ तो नाव की दिक्कत है, नाव के सरकारी स्तर पर नाव नहीं, को नाव नहीं है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के वाटरवेज बांध, 0 माइल से बागला कनोदर सहित कई गांवों को जाने वाले रास्ते इन दिनों बागमती नदी के पानी में डूबे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, सालों से हर बार इसी तरह लोगों को बाढ़ की समस्या से दो चार होना पड़ता है। लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद ग्रामीणों की पुकार अनसुनी ही रहती है। लोग जान जोखिम में डालकर या फिर प्राइवेट नाव चालकों की मनमानी को झेलते हुए यातायात करने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन है कि सरकारी नाव मुहैया कराने में भी सांसें फूलने लगती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। कहते एक से भले 2 और 2 से भले 3 और भैया 3 और दूल्हे की मां का पर्स उड़ा कर ले गया। इस पर्स में गहने और कैश समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान था। बताया जा रहा है कि झांसी रोड के संगम वाटिका में 10 जुलाई को शादी थी जिसमें ये वारदात हुई। हालांकि ये चोर कोई उम्रदराज नहीं, वो मासूम है, लेकिन आशंका है कि ये किसी गैंग की साजिश हो सकती है। बूढ़ी गंडक नदी ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। क्या घर और क्या मकान, क्या स्कूल और क्या मैदान, सब कुछ सैलाब के आगोश में समाया हुआ है। न आशियाना बचा और न गृहस्थी का सामान। बूढ़ी गंडक नदी का पानी रातों रात ऐसा फैला कि समस्तीपुर शहर के निचले इलाकों में बसी सैकड़ों झुग्गी और झोपड़ियां तहस नहस हो गईं। और उनमें रहने वाले बाशिंदों की जिंदगानी पानी पानी हो गई। देखते ही देखते सब कुछ डूब गया। अब सड़क के किनारे बसी तंबुओं की यही बस्ती इन बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना बन गई है। अच्छा, बस्ती में जा रहा है, इतना परसेंट जैसे लौट गया था आगे साल। हाँ। अभी जो है बस्ती में जा रहा है, पानी लगातार बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। कोई सुविधा नहीं है। तो कैसे आप लोग बांध पर खुद कैसे रह रहे हैं? ऐसे बना के झोपड़ी रह रहे हैं, पानी है, मेरा घर है, घर डूबा हुआ है। समस्तीपुर से बहादुरपुर जाने वाली सड़क के किनारे बसे तंबुओं के इस मोहल्ले में उन अभागे बाशिंदों ने शरण ले रखी है, जिसका भरा पूरा घर बूढ़ी गंडक नदी ने डुबो दिया। सैलाब में से बचा कुचा सामान लेकर सड़क के किनारे पहुंचे और तान दी प्लास्टिक की झोपड़ी। अब यही इनका ठिकाना बन गया है। लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं है। न खाने को अन्न का दाना बचा है और न पीने को शुद्ध पानी ही। एक एक पल काटना जैसे मानो पहाड़ जैसा है। न कोई किसी गरीब को मदद है, न कोई है। जैसे सब अपना अपना पन्नी चाहे कुछ टांग के बांध पे रह रहा है। समस्तीपुर के बेघर बाढ़ पीड़ित हर दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं। एक तरफ उनका घरबार सैलाब में डूबा हुआ है, तो दूसरी ओर तंबुओं के मोहल्ले में भी जिंदगी किसी जंग से
देश के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसे शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को सुपुर्द किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बने इस बेहद खास रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को जो सौगात दी है, उनमें सबसे बड़ा आकर्षक रहा गांधीनगर का रेलवे स्टेशन, जो देश का सबसे आधुनिक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन बन गया है। इस स्टेशन के ठीक ऊपर ही एक होटल बनाया गया है। 318 कमरों वाले इस होटल में हर आधुनिक सुविधा मौजूद है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये होटल और स्टेशन जितने खूबसूरत दिखते हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। जमीन उतनी ही है, लेकिन उसका उपयोग दोगुना हो गया है। दावा किया जा रहा है कि स्टेशन के ठीक ऊपर बने होटल के कमरों में ट्रेन के चलने की ना तो धमक महसूस होगी और ना ही आवाज सुनाई देगी। स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए ओवरब्रिज नहीं है, बल्कि अंडरपास बनाए गए हैं। खूबसूरत लाइटें और गार्डन गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को और भी शानदार बनाने वाले हैं। ये स्टेशन पर्यटन को इसलिए बढ़ावा देगा क्योंकि महात्मा म्यूजियम और डांडी कुटीर स्टेशन के बेहद करीब हैं। सुविधा भी बेहतरीन, पर्यटन, व्यापार और कारोबार भी उत्तम। जहां से रेल गुजरती है, उससे प्राइम लोकेशन भला क्या हो सकता है। इसके अलावा 55 किलोमीटर लंबे एक रेल रूट को पूरी तरह बिजली से जोड़ने और पटरी को चौड़ा करने का काम भी पूरा हो गया। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ गुजरात को 5 स्टार होटल वाली सौगात दी है, बल्कि पूरे देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की दिशा भी दिखा दी है। क्योंकि गांधीनगर देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे राज्य सरकार की हिस्सेदारी में बनाया गया है।